चलिए आज हम लोग देखेंगे स्पेशली आपका 6 अगस्त का आपका न्यूज़पेपर है और ये आपका दिल्ली एडिशन का है। उसके अलावा जो है आपका पेपर जो है वो दैनिक जागरण का हम लोग हर रोज़ करते हैं। तो आज भी हम लोग 6 अगस्त को देखेंगे। डेट है आपका 6 अगस्त 2023, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमको जानना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाला वाले बड़े फैसले जल्द होंगे, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम लोग इसको देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट आपको जानना चाहिए इससे रिलेटेड। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर सरकार की मंशा पहले से ही स्पष्ट है कि वह भारत को इसका सबसे बड़ा उत्पादक बनाना चाहती है। जनवरी में बताया जा रहा है कि 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को जो है वो कैबिनेट में क्या किया गया कि मंजूरी दे दी गई थी। और आप इसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जनवरी 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को जो है कैबिनेट में मंजूरी देने के बाद से सरकार इस सेक्टर के लिए कई बड़े फैसले कर चुकी है। अगले कुछ महीनों में बताया जा रहा है कि भीतर ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के जो है केंद्र सरकार 2 आपका अहम जो है नीतिगत फैसले करने जा रही है। अगला बताया जा रहा है यहाँ पे क्या कि अगर हम बात करें इसमें पहला जो होगा आपका भारत में ग्रीन हाइड्रोजन खरीदने वाले देशों को जो है वो कार्बन क्रेडिट की सुविधा देना होगा, ताकि भारत में उत्पादित हाइड्रोजन की मांग को क्या करे, बढ़े। और आगे बताया जा रहा है दूसरा फैसला जो दिया गया है, तो उसमें बताया जा रहा है देश में लगाई जाने वाली आपका गैस पाइपलाइन के जरिए जो है ग्रीन हाइड्रोजन की ढुलाई की भी अनुमति देना है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि पेट्रोलियम एवं आपका प्राकृतिक गैस नियामक जो बोर्ड है PNGRB जो है आपका ने शुक्रवार को इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट भी आपका विमर्श भी किया है, इससे रिलेटेड मतलब बातचीत भी किया गया है। आगे बताया जा रहा है इसे लागू करने के लिए 4 हफ्ते के अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने का फैसला किया गया है। दूसरे देशों को कार्बन क्रेडिट देने को लेकर के होने वाले फैसले के बारे में बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो है RK सिंह बताते हैं कि सिर्फ जो है भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने निर्धारित समय से 9 वर्ष पहले जो है कार्बन उत्सर्जन कम करने संबंधी वैश्विक यानी ग्लोबल जो है गोल को आपको अचीव किया है। इससे भारत अपने पास मौजूद आपका कार्बन क्रेडिट दूसरे देशों को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके लिए आपका बताया जा रहा है कि हमें जो है वो हम जो है वो नियम बनाने जा रहे हैं कि देश जो है भारत से आपका ग्रीन हाइड्रोजन को खरीद सकेगा, और आपका जो भी देश खरीदेंगे तो उसे ये आपका जो है यह क्रेडिट ट्रांसफ़र किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऊर्जा आपका खनिज में कार्बन क्रेडिट हस्तांतरित करने को लेकर के विस्तार से आपका नियम बनाए जाएंगे। और मंत्रालय ने बताया कि पहला देश होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन के कारोबार में इस आक्रामक आपका रणनीति के साथ उतरेगा। और यह बताता है कि भारत जो है ऊर्जा के क्षेत्र में एक आपका निर्यातक के तौर पर स्थापित होने की चाह रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमने देखा। एक यहाँ पे आर्टिकल यहीं पे शॉर्ट में है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर के वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर अध्ययन शुरू। तो बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि दूसरा कदम जो है देश में बन रहे नेशनल आपका गैस पाइपलाइन ढांचे में ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रित गैस की ढुलाई की अनुमति संबंधी होगा। और PNGRB जो है आपका ने बताया कि उसने जो है वो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के साथ मिलकर के अध्ययन शुरू किया है। इससे यह पता लगाया जाएगा कि राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन में कितनी मात्रा में ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण किया जा सकता है। यह देश में जो है ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन एवं आपका उपभोग को तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। और वर्ष 2000 आगे बताया जा रहा है कि अध्ययन वर्ष में 2040 तक की मांग एवं आपूर्ति को ध्यान में रख करके किया है, यानी 2040 तक मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अगर गैस पाइपलाइन से आपको ग्रीन हाइड्रोजन की ढुलाई का रास्ता साफ हो जाता है तो यह इसकी लागत को कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। यहाँ पे अगला आर्टिकल में बताया जा रहा है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने वाले आपके मिलते हैं कार्बन क्रेडिट प्रपत्र, ठीक है। अगर कमी लाएंगे तब यहाँ पे बताया जा रहा है जब किसी एजेंसी या फिर कंपनी अन्य संस्थागत संगठन की तरफ से कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाता है तो
उसके बदले उन्हें जो है कार्बन क्रेडिट प्रपत्र दिया जाता है। इसके ज़रिए वह बाज़ार से निवेश प्रपत्र खरीद सकते हैं। और आपका जो है अभी यह जो है बाज़ार बहुत ही शुरुआती दौर में है। हालांकि भारत सरकार इसे बढ़ावा देने की कोशिश में है। जैसे जैसे प्रदूषण को ख़त्म करने की कोशिश कंपनियों के स्तर पर या फिर सरकार के स्तर पर बढ़ती जाएगी, इसका प्रचलन भी बढ़ेगा। आगे बताया जा रहा है कि भारत ने जो है आपका 2070 तक नेट जीरो यानी कार्बन उत्सर्जन की कमी आपको कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह खत्म करने का आपका लक्ष्य रखा है। कब तक? नेट जीरो का 2070 तक भारत का लक्ष्य है। इसे हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि देश में एक आपका मजबूत एवं गतिशील कार्बन क्रेडिट बाजार हो। तो इस तरह से हमने देखा इम्पोर्टेंट कार्बन रिलेटेड बातें, और आपका हाइड्रोजन में किस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन को भारत सरकार जो है वो अपना आगे कार्य कर रही है। तो इस आर्टिकल में हमने इन मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने ही कवर करा। ठीक है, मिलते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। आगे एडिटोरियल में दिया हो कि सांप्रदायिक हिंसा का अफवाह सिलसिला देखें क्या हो रहा है। तो इस आर्टिकल में हम लोग जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे कि किस तरह से जो है सांप्रदायिक हिंसा से रिलेटेड बातें बाहर निकल के आती है। आगे बताइए, संजय गुप्ता जी का द्वारा लिखा हुआ है। चलिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल को हम यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हरियाणा के नूह में जो पिछले दिनों जो है हिंदू संगठनों की जलाभिषेक यात्रा पर सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदायों की एक आपके उन्मादी भीड़ के हमले के बाद जो है भड़की हिंसा में जो है 6 लोगों की आपका केवल सांप्रदायिक तनाव के परिणाम स्वरूप दुष्परिणाम ही उजागर नहीं हुए। ठीक है, आपका तनाव के दुष्परिणाम ही उजागर नहीं हुए, बल्कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनकी लपटें जो है जिस तरह पड़ोसी जिलों और उत्तर भारत के जो है आपका प्रमुख IT केंद्र आपका गुरुग्राम तक पहुँच गई है। इससे आगे बताया जा रहा है, इससे क्या हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक खराब संदेश गया है। आगे बताया जा रहा है कि भारत जो है शरीकी देश से उभरते देश में जो है आपका हिंसा की ऐसी घटनाओं के लिए कहीं कोई जगह नहीं हो सकती जो आपका स्पष्ट तौर पर विधि के शासन को चुनौती देने वाली है। वैसे ही आपका सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं को न सहन किया जा सकता है और न ही उनकी अनदेखी की जा सकती है। ठीक है, ये गंभीर चिंता का विषय है कि देश में जो है हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव के कारण हिंसक घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन घटनाओं में लिप्त तत्वों के दुस्साह पर जो है लगाम न लग पाने के कारण ही जब तक जो है सद्भाव का वातावरण प्रभावित होता रहता है। ठीक है, हमेशा होता ही रहता है। स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें तो पहले इस कट्टरपंथी सोच के कारण हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास की जो आपका भावना पनपी, उसने न केवल दोनों समुदायों के कुछ वर्गों में एक दूसरे के प्रति घृणा और वैमनस्य को जन्म दिया, उसी के अलावा जो है भावना कर दी। और जो है यहाँ पे बताया जा रहा है बल्कि उनकी परिणति देश विभाजन के रूप में हमारे सामने भी देखने को मिलता है। विभाजन की इस आग में जो दोनों समुदाय अभी भी जल रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति ने इसे आग को भड़काया और देश के लगभग आपका सभी राजनीतिक दलों ने आपको मुस्लिमों के बीच जो है बार बार यह झूठ प्रचारित करने में कोई असर नहीं छोड़ा कि हिंदू उनका हक छीन रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी बातें नहीं हैं। दुर्भाग्य से मुस्लिम समुदाय के भीतर से भी ऐसी आवाज़ें नहीं उभरी, तो इस दुष्परिणाम के प्रति अपने लोगों का आगाह करती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि उल्टे मुस्लिम बुद्धिजीवियों और नेताओं ने भी वोट बैंक की राजनीति वाले तौर तरीकों को बढ़ावा दिया और यही कारण है कि मुस्लिम समुदाय ने इन आपका दलों को भी अपना हितैषी माना जो उनके भय को बढ़ा कर के उनसे हमदर्दी दिखावा करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा तो जानते ही हैं कि नेता लोग कितने अपना ही मतलब देखते हैं, ना वो हिंदू के हैं ना मुसलमानों के, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। ठीक है, यह मुस्लिम तुष्टीकरण का जो है आधार बना हुआ है। मुस्लिम समुदायों को लेकर के लगातार हो रहे हुए ऐसी संकीर्ण राजनीति के चलते ही सद्भाव का ऐसा वातावरण कायम नहीं हो पाया है, क्योंकि कोई भी सद्भाव के रूप में रह ही नहीं पा रहा। दोनों आपका समुदाय जो है हमेशा भिड़ते रहते हैं कहीं कहीं पे, और इससे फ़ायदा क्या होता है? राजनीति को फ़ायदा होता है। तो हमको समझना चाहिए कि हम सभी एक समान हैं, हम इंसान हैं, ना कि हम एक अलग अलग समुदाय हैं।
जो तनाव की घटनाओं को बड़े और गंभीर रूप से लेने से रोके। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा नूह की घटना, जो आपने सुना होगा कि आपका संदर्भ में यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि सबसे अधिक हिंसा उस स्थान पर हुई जो अब मुस्लिम बहुल है। यहाँ जो है हिंदू संगठनों की ओर से प्रति वर्ष जो है निकाली जाने वाली यात्रा पर जिस तरह से प्रतिबंध की गई, यहाँ तक कि आपका गोलियां और बम भी चलाए गए और उससे साफ हो गया कि हमला पूरी तैयारी के साथ किया गया। यह हमला इस अफवाह के आधार पर किया गया कि इस यात्रा में संदिग्ध गोश्तखोरों की हत्या में शामिल बजरंग दल का एक कार्यकर्ता जो है वो शामिल हो रहा है। ठीक है, और क्योंकि कोई भी समझ सकता है कि अनुमति के उपरांत एक तय मार्ग से निकल रही यात्रा पर जो है हमले का यह एक बहाना भर था। ठीक है, कोई ना कोई बहाना तो बनाते ही है ना। इस हमले के बाद जो हिंदू समुदाय के लोगों ने भी जिस तरह अपना आपा खोकर के इन घटनाओं को अंजाम दिया, उन्हें किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता। हरियाणा में जो है हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक बार फिर जो है केंद्र और राज्य सरकारों को भड़काऊ भाषणों पर रोक लगाने और अतिरिक्त आपका सुरक्षा बलों की तैनाती के आपका निर्देश दिए हैं, लेकिन इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसकी ओर से पहले भी ऐसे निर्देश दिए जाते रहे। ठीक है, कभी कभी तो आपका उच्चतम न्यायालय की ओर से शासन प्रशासन पर सख्त टिप्पणियां भी की जाती है, लेकिन ज़मीनी धरातल पर सुधार के संकेत नज़र नहीं आते। यह संकेत तब तक नहीं संभलेंगे जब तक आंतरिक सुरक्षा को लेकर के क्या है तो राज्य की पुलिस खुफिया तंत्र का रवैया नहीं बदलेगा। इसके लिए पुलिस को किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर के पेशेवर तरीके से काम करना चाहिए। हरियाणा की घटना के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की थी कि संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और आपको उपद्रवियों की पहचान करने के लिए उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए। नूह की घटना ने यह साबित कर दिया है कि यह पहल जो है शायद ही सफल हो, लेकिन यहाँ जो है वो आपका भीड़ ने जब थाने पर हमला बोला तो वहाँ के सारे कैमरे भी तोड़ दिए। हमलावर नकाब भी लगाए थे। स्पष्ट है कि इस पर यकीन नहीं किया जा सकता है कि केवल कैमरे लगा देने से उपद्रवी जो है वो आपका हतोत्साहित हो जाएंगे। बिल्कुल, ये तो होता ही है, वो उनको सब पता होता है कि किस किस तरह से उनका जो है पकड़े जाएंगे और किस किस तरह से उनकी पहचान होकर के फिर सजा दिया जाएगा। तो ये भी बातें हैं। ठीक है, पिछले कुछ समय में नूह और मेवात का क्षेत्र जो है साइबर अपराध के लिए कुख्यात हो रहा है। ऐसे संकेत है कि साइबर अपराध में शामिल तत्वों ने आपको थानों को घेर करके आग लगा दी और यह दंगे की आड़ में जो है आपका जो है दंगे की आड़ में किया गया आपका जघन्य अपराध है। ठीक है, रीज़न कुछ और भी है, लेकिन यहाँ पे किसी और तरह से आपको भड़काया गया। यह आश्चर्यजनक बात है कि पुलिस और खुफिया तंत्र को इसकी भयानक तक नहीं लगी कि इस यात्रा का जो है निशाना बनाया जा सकता है, इस यात्रा को निशाना बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए कोई भी मरे, मैं बस इतना जानती हूँ कि इंसान जो है अगर इंसान को मारता है तो तकलीफ़ तो हर समुदाय को होता है, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या कोई भी हो, हम सभी इंसान हैं। मारे तो इंसान ही जाते हैं, कोई समुदाय तो मारा नहीं जाता है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि हमको अपना विवेक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यह उनकी चूक नहीं बल्कि आपकी असफलता की पराकाष्ठा है। यह चिंताजनक है कि जब हिंसक घटनाएं बेकाबू हो रही हैं तो उसे रोकने के लिए पुलिस के पास संसाधनों का अभाव भी दिखा है। ठीक है, उनके पास संसाधन ही नहीं, बेचारे लड़े कैसे। ठीक है, पुलिस और खुफिया तंत्र की इस कमजोरी ने नूह मेवात सरीकी क्षेत्रों में कट्टरपंथियों के निपटने के लिए आपका हरियाणा सरकार के तौर तरीके पर भी सवाल उठाया। देखिए, हो सकता है ये साइबर क्राइम का एक हिस्सा हो। ठीक है, जिसको उपद्रवी लोग जो है वो अलग मुद्दा देने के ऊपर टिके हो। यह ठीक है कि उपद्रवियों ने गिरफ्तारी के बाद जब उसके ठिकाने पर कार्रवाई शुरू की गई, इसके तहत हिंसा में जो है शामिल रोहिंग्या के आपके अवैध निर्माणों में बुलडोजर चलाया गया, लेकिन अब काम तो तभी किया जाना चाहिए था जब ये निर्माण किया जा रहा था। उचित यह होगा कि हरियाणा सरकार अपनी पुलिस और खुफिया तंत्र की प्रणाली पर नए सिरे से ध्यान दे। ठीक है, अगर खुफिया तंत्र इतने मजबूत होती तो आज ये हिंसा नहीं होता यहाँ पे। हालांकि वर्षों में जो है वो धार्मिक आयोजनों खास करके शोभा यात्राओं पर हमलों की घटनाएं
तेज़ी से बढ़ी है, इसके पीछे भड़काऊ भाषणों को मुख्य कारण बताया गया है। लेकिन इन्हें जो है उन्हें रोकने के लिए जिन प्रयासों की आपकी आवश्यकता होती है वैसे कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता। उल्टे भड़काऊ भाषणों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उचित ठहराने की कोशिश की जाती है और कभी इसे घटना का स्वाभाविक प्रतिक्रिया बताने की चेष्टा होती है। आगे बताया जा रहा है कि प्रायः क्या होता है, भड़काऊ भाषण सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और समाज और राजनीतिक लाभ देने की प्रवृत्ति का आपका क्या है परिणाम होता है। इन पर जो है अंकुश तभी लगेगा जब सभी दल अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और समाज अपने नैतिक और सामाजिक आपका नैतिक और नागरिक दायित्वों के प्रति क्या होगा, सहज और सचेत होगा। ठीक है, तो ये हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल को इसके थ्रू आपका कवर करा कि क्या क्या सामाजिक जो आपका भड़काऊ किए जाते हैं भाषण वगैरह, सांप्रदायिक हिंसा जो होती है। तो देखिए संप्रदाय नहीं मरता, यहाँ पे इंसान मरते हैं। यहाँ पे मेल फीमेल बच्चे बूढ़े जितने भी हैं लोग, तो उसमें वो इंसानियत मरती है जो आपको संप्रदाय हिंसा भड़काया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक समुदाय टारगेट नहीं है, यहाँ पे हर एक समुदाय ही टारगेट है। सारे समुदायों के लिए ऐसा नुकसान झेलने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे आर्टिकल में देखते हैं। अगला बताया जा रहा है यहाँ पे कि बच्चों के लिए ख़तरनाक है स्मार्टफोन। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किस तरह से जो बच्चे जो है स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं खाने के समय, खेलने के लिए, तो नुकसानदायक है उनके लिए। हर समय हर चीज़ जो है कि अपने फ़ायदे और नुकसान है। स्मार्टफोन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए बच्चों को घर और स्कूल दोनों जगह जो है मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कोविड का एक बड़ा साइड इफ़ेक्ट यह भी रहा है कि इसकी वजह से समूची दुनिया में स्कूली बच्चों के स्मार्टफोन का उपयोग करना पड़ा है। इसकी आदत है जो अब गंभीर रूप लेने लगी है और इंटरनेट जो है आपका बहुत सारी चीज़ों से भरा पड़ा है। इसमें आपत्तिजनक लेकर के रक्त रंजित सामग्री तक शामिल है। ऐसे बहुत सारे आपके बच्चे इन सामग्रियों को आसान पहुँच हो गई है। ठीक है, बच्चे देख भी लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही बताया जा रहा है। वैसे इससे बचाव का एक तरीका है कि फ़ोन को पैरेंटल लॉक से बाहरी रूप से नियंत्रित किया जाए। कई फ़ोन में यह सुविधा नहीं होती और छात्र आसानी से ऐसी चीज़ों तक पहुंच जाते हैं। बच्चे आपका जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और इसके लिए उन्हें चीज़ों का पीछा करना स्वाभाविक है जो उन्हें पहले नहीं देखा है। लगातार बताया जा रहा है कि ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो हैं उस छोटी सी उम्र में वे चीज़ें देख लेते हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए या समझनी चाहिए। ठीक है, बचपना बच्चों जैसी होना चाहिए, ना कि बड़ों की तरह। बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि उन्हें इसकी लत लग जाती है। हमें यह याद रखना होगा कि स्कूली छात्र आखिरकार बच्चे ही होते हैं और वे लगभग जो है वो आपका हमेशा पढ़ाई और पाठ्येतर गतिविधियों को लेकर के तनावग्रस्त रहते हैं। यही कारण है कि जब उनके हाथ में कोई फ़ोन आता है तो उसमें वे डूब जाते हैं। यही आदत कभी कभी उनकी ख़राब हो जाती है। 90% बच्चे जो हैं वो इसी तरह करते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि छात्र जल्द से जल्द अपने फ़ोन पर वापस जाने के लिए पढ़ाई को नज़रअंदाज करते रहते हैं। कोरोना महामारी में भी हमने देखा है कि करोड़ों बच्चों ने स्मार्टफोन की लत बढ़ी और आपका इसीलिए अब इसके नुकसान और की चर्चाएं भी खूब हो रही है। ठीक है, तो ये हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखा। यहाँ पे आगे कुछ पॉइंट है, इसी में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा उपयोग जो है छात्रों को सीखने नहीं देगा और यही उनकी क्रिएटिविटी को भी एक हद तक जो है मारने का काम भी करता है। यह शिक्षकों के साथ छात्रों के मानवीय संपर्क को भी कम कर देता है। जैसे जैसे आपका शिक्षा तेज़ी से क्या हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, इससे क्या हो रहा है कि छात्रों द्वारा मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने में कई आपके फ़ायदे हैं, वहीं इसके नकारात्मक पहल भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, छात्र अक्सर उन गतिविधियों के लिए आपके अपने मोबाइल फ़ोन पर निर्भर रहना शुरू कर देते हैं जिन्हें वे स्वयं अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको बुनियादी गणना जैसे सरल कार्य भी शामिल है। प्रभावी शिक्षण के लिए जो बताया जा रहा है, छात्रों और शिक्षकों के भी सामाजिक संपर्क जरूरी है, उसे नज़रअंदाज नहीं आपका किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी कभी भी शिक्षकों का जो है आपका स्थान जो आपका बल्कि प्रौद्योगिकी कभी भी शिक्षकों का स्थान नहीं ले सकती। बिल्कुल जैसे हमारे टीचर होते हैं उनका जगह थोड़ी ना ले सकता है, बल्कि प्रौद्योगिकी को एक सहायक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए जो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण आपको शिक्षा प्रदान करने में क्या हो और आपका साझा उद्देश्य को हासिल करने में
मददगार है। और ये जो लेखक हैं वो मतलब उनका इंडिविजुअल अपना थॉट है, और ये जो है सत्यवान सौरभ जी के द्वारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और आपका इम्पोर्टेंट था तो मैंने इसमें आपको कवर कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चंद्रयान 3 से रिलेटेड जो है पेज नंबर 1 पे आया है, तो देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्या आर्टिकल यहाँ पे आपको जानना चाहिए जो चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का जो चंद्रयान 3 है चंद्रमा की कक्षा पे पहुँच गया है, और इसरो ने जो है वो शनिवार को ट्वीट करके बताया भी है। ठीक है, चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। और बताया गया यान को इस समय जो है चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कराया गया है, जब उसकी अभिष्ट कक्षा जो है चांद से आपके सबसे नज़दीकी बिंदु पर थी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है इसमें कि इस प्रक्रिया को मिशन आपका ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स यानी MOX और इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड आपका नेटवर्क बेंगलुरु से पूरा किया गया। रविवार को बताया गया कि आपका जो है वो भारतीय समय अनुसार जो है लगभग रात 11 बजे जो है वो चंद्रमा की अगली कक्षा में है पहुंचने की प्रक्रिया यानी रिडक्शन ऑफ ऑर्बिट पूरी की गई है। ठीक है, इसके तहत अगर बात करें यान को निचली कक्षा में पहुंचाया जाएगा। इसरो ने जो है अपने केंद्रों को जो है वो आपका संदेश भी साझा किया। इसरो ने अपने केंद्रों को संदेश भी साझा किया। इसमें बताया गया कि यान जो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण आपका महसूस कर रहा है। ठीक है, और 14 जुलाई को जो है रवाना हुआ था ये आपका यान जो है पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाने के बाद आपका 1 अगस्त को स्लिंग शॉट के बाद जो है वो आपका पृथ्वी की कक्षा छोड़ करके यान चंद्रमा की कक्षा की ओर बढ़ा था। ठीक है, यान बताया जा रहा है कि अब अगले कुछ दिनों में जो है चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करेगा और आपका क्रमिक रूप बदलाव करते हुए यान को चंद्रमा की निकटतम कक्षा में पहुंचाया जाएगा। और 23 अगस्त को यान को लैंडर रोवर को जो है आपका चंद्रमा की सतह पे उतारा जाएगा। कब? तो 23 अगस्त को। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इवेंट को हमने यहाँ पे कवर करा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ देख लेना चाहिए कि आपका चौथा आपका जो है वो होगा भारत नंबर पे। तो बताया जा रहा है कि अब तक जो है अमेरिका, रशिया और आपका चीन ने ही चांद पर अपने लैंडर उतारे हैं। 2019 में भारत के चंद्रयान 2 मिशन के तहत आखिरी चरणों में लैंडर से संपर्क टूट गया था। जो 2019 का था चंद्रयान 2, उसकी आपका लैंडर से ही संपर्क टूट गया था, इसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। इस बार जो है लैंडिंग सफल होने के बाद जो है भारत जो है वो चौथा देश बन जाएगा। ठीक है, अगर लैंडिंग हो जाती है 23 अगस्त को तो। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपका डिजिटल क्रांति के साथ तरक्की करेगा ग्रामीण भारत। यहाँ आपके भारत के गाँव में किस तरह से डिजिटल क्रांति लाई जा रही है। आपका डॉक्टरी सलाह हो, ऑनलाइन क्लासेज हो, या फिर बहुत तरह चीज़ें जो है किस तरह से गांव के डेवलपमेंट में आपका योगदान दे रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड हमें इसमें देखेंगे कि यानी आपका गांव तक किस तरह से आपका डिजिटल आपकी सुविधाएं हर तरह की आपकी पहुंच रही है। गांव के लोग जो है अब आपका विशेषज्ञ डॉक्टर से ऑनलाइन चिकित्सीय सलाह ले सकेंगे और बताया जा रहा है कि ऑनलाइन कारोबार कर सकेंगे। ग्रामीण आपके विद्यार्थी जो ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ सकेंगे और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की घर बैठे इंटरनेट मीडिया के जरिए तैयारी कर सकेंगे। इससे न सिर्फ इसका उनका जो है पैसा बल्कि आपका समय भी बर्बाद होने से बचेगा। ठीक है ना, आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि ये सब संभव होगा आपका ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन से। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपका डिजिटल क्रांति से जो है आपका ग्रामीण भारत सशक्त होगा। ठीक है, यानी ग्रामों तक जो है डिजिटल आपका क्रांति भेजा भी जा रहा है और कुछ जो बचे हुए कमियां उसको भी सुधारा जा रहा है। आगे बताया जा रहा है कि असल में आपका भारत नेट कार्यक्रम के तहत 6.40 लाख गाँवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के लिए आपका 1.39 लाख करोड़ रुपए खर्च करने को जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपका फ्राइडे को मंजूरी दे दी है। आगे बताया जा रहा है कि फ़िलहाल जो है 1.94 लाख गाँवों में जो है आपका भारत नेट कार्यक्रम के तहत जो है आपका ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा पहुंच चुकी है। शेष गाँव में अगर बात करें तो अगले 2 से आपका 2.5 सालों में यह सुविधा जो है पहुंचाने का लक्ष्य है। भारत नेट के तहत अगर बात करें गाँव में ब्रॉडबैंड सुविधा जो है आपको उपलब्ध कराने के लिए सबसे पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है 4 जिलों के आपके गाँवों को जोड़ने के लिए चलाया गया था। इसका विस्तार जो है 60 गाँवों तक हुआ और बाद में जो है सभी गाँवों में
जो है आपका सभी गाँवों को शामिल किए गए थे। गांव तक ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराने से क्या होगा कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर कारोबार तक आपका व्यापक बदलाव होने की संभावना है। भारत नेट की ब्रॉडबैंड कनेक्शन में जियो एवं आपका एयरटेल जैसी आपकी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने जो है आपका मुकाबला करना होगा, इसलिए गुणवत्ता और रखरखाव पर जो है आपका विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक आपका आधुनिक केंद्रीकृत सेंटर बनाया जा रहा है और यहाँ से पूरे नेटवर्क को जानकारी मिल सकेगी, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में अगर बात करें तो क्षेत्र में इंटरनेट में फॉल्ट होने पर उसकी तुरंत पता लगाया जाएगा और उनकी मरम्मत की जाएगी। इंटरनेट की प्रवाह की ऐसी प्रणाली लगाई जा रही है जिससे कि किसी एक जगह जो है फॉल्ट होने से इंटरनेट की सुविधा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि इम्पोर्टेंट आपको वन लाइनर में देख लेते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें तो 6.40 लाख गाँवों को जो है ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है 1.39 लाख करोड़ रुपए का। 3.51 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन अब तक जो है भारत नेट के तहत दिए गए हैं। 1.30 लाख कनेक्शन औसत आपका हर माह दिए जा रहे हैं, ठीक है, एवरेज। उसी के अलावा जो है भारत नेट का ब्रॉडबैंड प्लान जो है वो 399 रुपये से शुरू होता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि 175 आपका जीबी डाटा औसतन जो है प्रति घर खर्च हो रहा है और गाँवों में ब्रॉडबैंड से। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो 2.50 लाख आपके रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे आप देखते भी होंगे कि यूट्यूब के थ्रू आपको बहुत सारे नॉलेज भी मिलते हैं गाँव से रिलेटेड, ठीक है। कॉमेडी वीडियो, एजुकेशन या फिर बहुत सारे जो आपके ग्रामीण उद्योग भी आपको देखने को मिलते हैं। गांव का उद्यमी ही हर घर पहुंचाएगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि आपका जो गांव के हर घर तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट का आपका कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन का काम उसी गांव का वह उद्यमी करेगा जिसके साथ भारत नेट परियोजना चलाने वाली आपका सरकारी एजेंसियाँ जो है ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL समझौता करेगी। आगे बताया जा रहा है कि BSNL की तरफ से इन उद्यमियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और घरों में इंटरनेट बॉक्स लगाने उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी उसी आपकी उद्यमी की होगी, ठीक है। ब्रॉडबैंड प्लान के तहत अगर बात करें जो आपका राजस्व प्राप्त होगा उसका आधा हिस्सा जो है आपका स्पेशली ग्रामीण उद्यमियों को दिया जाएगा और सरकार के इस फैसले ने ग्रामीण इलाकों में जो है 2.50 आपका लाख रोजगार जो है निकालेंगे। बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट में आपका 3800 जो है वो आपका उद्यमी शामिल हैं। उन्होंने जो है आपका 3.5 लाख से ऊपर ब्रॉडबैंड कनेक्शन ग्रामीण को उपलब्ध कराएगा। देश में जो है अभी 37 लाख आपका रूट किलोमीटर RM के ऑप्टिकल जो है आपका फाइबर केबल बिछाई गई है, यानी 37 लाख रूट केबल जिसको बोलते हैं। तो आपका किलोमीटर आपका 37 लाख रूट किलोमीटर ऑप्टिकल आपका केबल फाइबर केबल बिछाई गई। इसमें से BBNL ने जो है वो आपका 770 लाख रूट आपका किलोमीटर केबल बिछाई है, ठीक है। तो इस पे स्पेशली हम लोग गाँवों को डिजिटली क्रांति किस तरह से बढ़ावा देना चाहिए तो उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट आर्टिकल को इसमें हमने कवर करा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।